नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 चरण का मतदान हो चुका है, यानी बिहार के 38 जिलों में से 16 जिलों की कुल 81 विधानसभा सीटों पर जनता अपना फैसला दे चुकी है। 3 चरण का मतदान अभी बाकी है। जनता अपने मुद्दों के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही है। इसी लोकतंत्र के जश्न का हिस्सा है हमारा ये कार्यक्रम। इस प्रोग्राम के जरिए हमने एक एक जिले की हकीकत आप तक पहुंचाई है, लोगों की आवाज़ आपको सुनाई है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा जिला जिसे सिद्धाश्रम भी कहा जाता है और एक दूसरा ऐसा जिला जिसकी एक विधानसभा को उजड़ों का बसेरा के नाम से भी जाना जाता है। आज कार्यक्रम में 2 जिले बक्सर और पूर्णिया का हाल आपको दिखाएंगे। यहाँ की ज़मीनी हकीकत और आंकड़ों की नज़र से भी देखेंगे कि जनता के आखिर मुद्दे क्या हैं। और इन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बताएंगे बक्सर का सूरत हाल और अनुज यादव हमारे सहयोगी बताएंगे कि आखिर राजनीतिक और सामाजिक समीकरण पूर्णिया जिले के हैं क्या। साथ ही दोनों जिलों की सभी जो विधानसभा सीटें हैं उनके जो तमाम जो पहलू हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है और हमारे तमाम दोनों सहयोगी आपका भी स्वागत है। आप तीनों लोगों से बातचीत करें, लेकिन उससे पहले ज़रा बात नज़र डालते हैं बक्सर जिले की। आखिर गंगा किनारे अपने विशाल पाटों के साथ में यहाँ पे बहती है बक्सर की हम बात करें, यहीं पे जो ऐतिहासिक निर्णायक भूमिका भी रही है इस जिले की, लेकिन ऐतिहासिक संग्राम के गवाह इस जिले का वर्तमान राजनीतिक घमासान क्या है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर बक्सर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 17 मार्च 1991 को जिला बना बक्सर पहले भोजपुर का हिस्सा था। जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बलिया से मिलती हैं। गंगा नदी जिले से होकर बहती है। पौराणिक काल में ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है बक्सर, इसलिए इस इलाके को सिद्धाश्रम भी कहा गया। त्रेता में राम ने यहीं ताड़का का वध किया था। राजा भोज के वंशजों का भी यहाँ आधिपत्य रहा। उनका किला आज भी इसकी गवाही देता है। भारतीय इतिहास में बक्सर युद्ध का केंद्र रहा है बक्सर। हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में चौसा में युद्ध हुआ था और दिल्ली तख्त की बागडोर शेरशाह ने संभाली। गंगा में डूब रहे हुमायूं को निजाम भिश्ती ने बचा लिया था। निजाम भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली की बागडोर सौंपी थी। मार्च 1764 का बक्सर युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुआ। अंग्रेज मेजर हेक्टर मुनरो ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के मीर कासिम और दिल्ली के आलमगीर को हराकर अंग्रेजों के पैर भारत में जमा दिए। जिले के लोगों के लिए खेती मुख्य रोजगार है। बक्सर 2 दशक पहले कई मामलों में समृद्ध रहा, लेकिन अब तो जिले की चीनी मिल अस्तित्वहीन है। पर शहर में चीनी मिल मोहल्ला जरूर है। डुमरांव में कॉटन मिल थी, लालटेन की फैक्ट्री थी। आज उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं। पटना से बक्सर के लिए सीधी बसें एक भी नहीं है। जिले में सोन नहर का पानी कुछ ही हिस्सों में पहुंचता है। किसान पानी के लिए परेशान रहते हैं। कोल्ड स्टोरेज की कमी से किसानों को काफी समस्या होती है। सबसे परेशानी आर्सेनिक युक्त पानी से है। 3 लाख से अधिक लोग कई बीमारियों से ग्रसित हैं। बक्सर कई महान विभूतियों की जन्मस्थली भी रहा है। भारतीय आजादी की सुबह लाल किले से शहनाई की गूंज देने वाले भारत रत्न शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब ठटेरी गली के थे। संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा भी बक्सर के ही थे। बक्सर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजनीतिक रूप से जिले में समाजवादियों, वामपंथियों सहित कई लोगों का प्रभाव दिखाई देता है। उठापटक और खींचतान के बीच जिले की जनता अपना प्रतिनिधि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण 28 अक्टूबर को चुनेगी। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज बक्सर। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में बक्सर से मौजूद हैं। शैलेंद्र, अगर बक्सर की बात की जाए तो मिनी काशी के तौर पे पूरे देश भर में जाना जाता है, लेकिन क्या वो बड़ी वजह है कि एक बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है बक्सर और अपनी पहचान को, या कहा जाए जिस चीज़ के बारे में उसकी एक पहचान हुआ करती थी, उसको ही खोता नजर आ रहा है?
देखिए आरेंद्र, अगर देखें तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर लग नहीं पाए, चूँकि बहुत फर्टाइल लैंड है। हम जानते हैं कि बक्सर में देखें तो खेती अच्छी होती है, लेकिन उससे आधारित उद्योग नहीं है, कोई बड़ा उद्योग भी नहीं है। और जो छोटे मोटे उद्योग थे जिनका जिक्र किया गया, कॉटन उद्योग था, या फिर बहुत पहले चीनी मिल नहीं है। अब हम जानते हैं कि चीनी मिल के नाम पर एक कस्बा जरूर है। तो जो पहले से उद्योग थे वो बंद हो गए, खत्म हो गए, और नया कोई उद्योग लग नहीं पाया कृषि आधारित, जिससे जो बड़ी संख्या में कहें कि मजदूरों को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर बहुत चुनौतियां हैं बक्सर में। हम जब बक्सर गए, वहां पर जिला अस्पताल की सुविधा को लेकर, वहाँ व्यवस्था को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, और उसको लेकर बहुत मुखर रूप से लोग सामने आए। तो निश्चित तौर पर ये जो एक तरह से काम नहीं हो पाया, कोई उद्योग धंधे नहीं लग पाए, उसकी वजह से बक्सर पिछड़ता चला गया। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से सटा है बक्सर जिला, बलिया और गाजीपुर से सीमाएं लगती है वहाँ की। तो ये एक बहुत सारे लोगों को काम की वजह से उत्तर प्रदेश के सटे बड़े शहरों में पलायन भी करना पड़ा। आरेंद्र, बिल्कुल शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास हम वापस आएंगे और जानेंगे आखिर क्या वो बड़ी वजह रही थी। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर बक्सर जिले का जो राजनीतिक सफर रहा है वो क्या कुछ कहानी बयां करता है। जरा अगर हम उस पर नज़र डालें तो हम कह सकते हैं कि साफ तौर पे और सियासी आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो बक्सर की कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 11.5 लाख के आसपास है, जिनमें से पुरुष लगभग 6 लाख के आसपास है, तो महिला मतदाताओं की संख्या भी लगभग 5.25 लाख के आसपास है। तो कुल मिला के बक्सर अपेक्षाकृत यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं। ब्रह्मपुर महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, बक्सर जिसके नाम से इस जिले को जाना जाता है, उन 4 विधानसभा सीटों में से एक डुमराव। यहाँ पे भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार बक्सर जिले की। अगर हम बात करें राजपुर, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यानी 4 में से 1 सुरक्षित सीट है और 3 पे सामान्य सीट है। 2010 में यहाँ पर क्या नतीजे रहे थे, उस वक्त का जो एनडीए था जिसमें भाजपा और जेडीयू साथ में थे, उन दोनों के पास में 2-2 सीटें, यानी कुल 4 में से दोनों के पास में 2-2 सीटें थीं और पूरे इलाके में कहा जाए तो एनडीए कब्जा था। लेकिन 2014 में बक्सर की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा वार बढ़त का रुझान था, वो आंकड़ा पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। तो कम से कम ये एक तस्वीर यहाँ बनती साफ तौर पे नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से 2010 में भी यहाँ पे एनडीए था और 2014 में भी एनडीए था। सत्यप्रकाश जी, हम जो बात अपने रिपोर्ट के माध्यम से देखा, जो बात हमारा शैलेंद्र मिश्र भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आखिर नए उद्योग तो खुल नहीं पाए लेकिन पुराने और बंद होते चले गए। तो ये किस तरीके का एक विजन आपको देखने को मिल रहा है सरकार जबकि सुशासन की बात लगातार करती है? देखिए, इस मामले में ये कोई अलग तस्वीर नहीं है, पूरे बिहार की जो तस्वीर है जी, ये उससे अलग नहीं है, लगभग वही तस्वीर है। और ये सिर्फ बक्सर की बात नहीं है, आप पूर्णिया भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको इसी तरह की रिपोर्ट मिलेगी। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ और जहाँ कहीं से भी रिपोर्ट थी वो यही थी कि पहले इस तरह की कोई चीज़ थी जो बंद हो गई है और उसके बाद कुछ नया शुरू नहीं हो पाया है। सब जगह बिहार में कृषि के लिए भूमि उपयुक्त है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है, जैसे बक्सर भी है। बहुत अच्छी खासी जगह सिंचाई की व्यवस्था, एक नहर है जिससे पानी ठीक से नहीं मिल रहा है लोगों को। वैसे आप कहें कि गंगा के किनारे का इलाका है, इसलिए बहुत ही उपजाऊ भूमि है, लेकिन कृषि पर आधारित कहीं भी कोई उद्योग उस तरह का नहीं दिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि बक्सर में आम की आप बात करें तो वहाँ से आम की उपज होती है और आम पहले बाहर वहाँ से भेजा जाता रहा है। और आम तौर पे जो खेती हो रही है उसमें आम के अलावा जो धान की खेती है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। उद्योग में कुछ जो कहें कि जो लकड़ी पर आधारित उद्योग है, उस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ रही हैं। अभी स्थिति, जैसे कि आपका संवाददाता बता रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेदर जो चर्म उद्योग है उसकी भी स्थिति पहले ठीक रही है, अभी शायद उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। एक जो आपके रिपोर्टर ने बताया कि लालटेन बनाने की फैक्ट्री थी, वो भी अब एक तरह चीनी मिलें बंद हो रही, कॉटन मिल बंद हुई हैं। चीनी मिलों की स्थिति सिर्फ वहाँ की नहीं, आप मैं बता दूं उत्तर बिहार में भी आप कई जगह चीनी मिल बंद है। उसके कारण किसान जो पहले गन्ने की खेती करते थे उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि गन्ने की खेती करे तो फिर आप किस मिल में भेजेंगे। बिल्कुल, अपने आप में ये बड़ी समस्या पलायन के लिए भी बन के कई कारण निकल के आए। लेकिन जो बिहार की जनता है, बक्सर जिले की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की जनता से जब हमारे सहयोगी ने बात की शैलेंद्र मिश्र ने, तो क्या कुछ चीजें मुद्दे निकल के आए हैं, जरा उनको सुनते फिर उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। त्राहिमाम हो रहा है, सारे धान सुतरी टाइप का हो गया है। पानी के लिए तो बहुत दिक्कत हो रहा है। हर गांव का रोड ढलैया हो गया है, लेकिन इस गांव का रोड इसी तरह है, ढलैया नहीं हो रहा है।
जो हमारा मेन रोड जाता है गांव में, वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। अभी तक कोई भी उस पर सुनवाई नहीं है। और गांव में बिजली भी बराबर नहीं रहता है, एक फीज रहता है, वो भी कभी रहता है नहीं रहता है। बिजली समस्या सबसे ज़्यादा खराब है, ना बिल सूद से आ रहा है, ना ये हो रहा है, सब पब्लिक परेशानी झेल रहा है। यहाँ तो कोई उद्योग धंधा नहीं है। यहाँ तो पहले तो ये बेरोजगारी दूर करने के लिए तो जरूरी है। बक्सर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक धार्मिक स्थल होने के चलते इसको स्मार्ट सिटी से बाहर कर दिया गया है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। आप यहाँ पे बिचौलिया इतने लोग हैं, आप भर्ती में जाओ तो पहले जो है वो सीट बुकिंग हो जाते हैं। रोजगार के नाम पर जीरो है, सरकार के नाम पर कुछ नहीं है। रास्ता बड़ी खराब है, बहुत डैमेज है। हम लोग अभी पैदल चलने में बहुत परेशानी हो रहा है। हाँ, इसको बनना चाहिए, हम लोग यही कहेंगे कि यहाँ पर आने जाने में मोटरसाइकिल से लेकर साइकिल पैदल चलने में भी दिक्कत है। अगर बारिश हो जाता तो रोड पर पानी लग जाता है। यहाँ विश्वामित्री नगरी है, मगर गंगा किनारे बहुत गंदगी रहती है। वहाँ कोई साफ सफाई के लिए सरकार का कोई व्यवस्था नहीं रहता है। यहाँ अपराध मुख्य मुद्दा है। आपराधिक घटनाएं दिन घटती रहती है। यूपी का बॉर्डर होने के कारण यहाँ अपराध नियंत्रण पर बहुत परेशानी है। दिन दहाड़े कभी किसी को मार दिया जाता है तो यहाँ पर लोग सहमे हमेशा रहते हैं। कभी नहीं कि घर पे चलते हैं बाहर तो वो घर पे वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इसके कोई हमारे यहाँ का जो डीएम है उनका कोई यहाँ पर विचार ही नहीं हो रहा है। मुद्दा है यहाँ पर ये जो व्यवस्था है हमारे ट्रैफिक की सबसे बड़ी मुद्दा है मेरी। जो कोई भी ऐसा नहीं है ट्रैफिक जो यहाँ पर सही सिस्टमेटिक ढंग से हो। शैलेंद्र, क्या वो बड़ी वजह थी जब आपने तमाम लोगों से जब बात की वहां बक्सर में, तो हर जुबान पे शिकायतों का ही अंबार नजर आ रहा था? किसको जिम्मेदार खास तौर पे मानते हैं बक्सर के लोग अपनी इन तमाम रोजमर्रा की दिक्कतों को लेके? संभवतः शैलेंद्र तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन सत्यप्रकाश जी, जो हमने देखा कि जनता का दर्द साफ तौर पर झलक रहा है, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो, शिक्षा, रोजगार की बात हो, वो एक बड़ी समस्या लगातार बन के आ रही है। क्यों वो एक बड़ी वजह लगातार बनी हुई है हर जिले के, जहां का भी सूरत हाल देख लिया जाए? देखिए, 40 साल तक बिहार में कांग्रेस का राज रहा, करीब 15 साल तक आरजेडी का राज रहा, और फिर लगभग 10 साल तक कहीं नीतीश जी का शासन रहा है, जिसमें कुछ साल तक भाजपा भी उनके साथ थी। अगर आप देखें इनमें से जो भाजपा जो पहली जो सरकार थी एनडीए की बिहार में, उस दरमियान बहुत कुछ काम हुआ, खासकर सड़कों को लेके और छोटे छोटे पुल बनाने को लेके। पूरे बिहार में एक तरह से आप जाएंगे कि गांव तक लगभग सारे इलाकों में इस तरह की सड़क, हालांकि यहाँ से सुनने को मिला कि कई जगह सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस पूरे दरमियान जो 40 साल का कांग्रेस का शासन, 15 साल का आरजेडी का और फिर जेडीयू, इतने दिन के बाद भी अगर इस तरह की समस्याएं हैं, इसका मतलब है कि जो सुशासन है वो किसी भी काल में हुआ नहीं है। और मूलभूत सुविधाएं, जैसे अगर 65 साल बाद अगर लोग ये कह रहे हैं कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है और बिजली नहीं है, और कई लोगों ने कहा कि उद्योग नहीं है, उद्योग के लिए पहली शर्त है कि आप बिजली की सप्लाई हो। अगर बिजली नहीं है तो कोई भी उद्योग काम नहीं करेगा। ये इलाका पौराणिक इलाका है, भगवान रामचंद्र जी को वहाँ पे शिक्षा मिली थी और विश्वामित्र जी का आश्रम रहा है वहाँ पे, तारका और भी कई मामलों में वो उस जगह की अहमियत है। लेकिन अगर पर्यटन की बात कहें, उस दृष्टि से उसका विकास नहीं हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से अगर उसका विकास किया जाता तो शायद बेहतर स्थिति होती और लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलते। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तमाम समस्याएं हैं, इसको लेके अब जनता के मन में क्या, क्योंकि विधानसभा का चुनाव इस वक्त जारी और लोग अपना मन जाहिर सी बात बनाई रहेंगे, इन समस्याओं से उबरने के लिए क्या कुछ विकल्प के तौर पर सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, जब हमने बात की वहाँ पर बक्सर में जनता से, तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको जो है, जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चाहे वो अस्पताल की हालत हो या दूर दराज बक्सर से चले जाएं, सड़कें इतनी ख़राब हैं कि उस पर आप गाड़ी से चल नहीं सकते। यही वजह है कि जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाज के लिए जो है पटना ना आकर हम BHU जाते हैं, चूँकि वो उनके लिए आसान पड़ता है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बक्सर के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश जाना पसंद करते हैं, और ये एक समस्या है। लोग ये चाहते हैं कि ये दिक्कतें दूर हों और वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं बक्सर में वो जो है हों, जिससे कि जीवन जो है थोड़ा आसान हो सके।
बिल्कुल शैलेंद्र, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि जो बक्सर ज़िला है अपनी तमाम प्रकार के विकास की आस में बैठा हुआ है, और वहाँ पे जो सियासतदान आए लंबे समय से कम बहुत विकास तो नहीं हुआ, क्योंकि ये बात तमाम उन लोगों के बातों से साफ तौर से निकल के आती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी ये सफ़र जारी रहेगा। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. और अब बात पूर्णिया की करते हैं। पूर्णिया जिले के वर्तमान में क्या कुछ चीजें सियासी तौर पर महत्वपूर्ण तरीके से चल रही हैं, जरा उस रिपोर्ट को देखिए। पूर्णिया बिहार के पुराने जिलों में से एक है। इसे 1813 में ही जिले का दर्जा मिल गया था। ऐतिहासिक काल में यह जिला अंग साम्राज्य का हिस्सा था। 600 ईसा पूर्व यह मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। सन 390 ईस्वी में गुप्त शासकों का साम्राज्य रहा। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पाल शासकों का शासन रहा। 13वीं शताब्दी यहाँ बख्तियार खिलजी का शासन रहा। 17वीं शताब्दी के आखिर में ये अंग्रेजों के अधीन रहा। 1921 के असहयोग आंदोलन में पूर्णिया जिले के लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी जिले के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों की मेहनत से खेतों में लहलहाती फसलों को जिले में आने वाली बाढ़ तबाह कर देती है। महानंदा बेसिन योजना बनी जरूर, लेकिन जमीन पर अभी तक नहीं उतरी है। आजादी के बाद कई नेताओं की तकदीर बदलने वाले पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की खुद की तकदीर अब तक नहीं बदली। पूर्णिया को नगर निगम का दर्जा तो मिला, लेकिन शहर की सूरत नहीं बदल पाई। जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इनमें से अमोर व बायसी किशनगंज लोकसभा का हिस्सा हैं, जबकि पूर्णिया सदर, रुपौली, कस्बा, धमदाहा और बनमखी सुरक्षित ये 5 सीटें पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बायसी के विधायक ने जदयू के टिकट पर जीत दर्ज की। माकपा, कांग्रेस, राजद और जदयू के प्रभाव के साथ भाजपा ने जिले की कई सीटों पर जीत दर्ज की। चुनावी समीकरण को देखकर लगता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और महागठबंधन के बीच होगा। अनुज यादव, DD न्यूज। और हमारे सहयोगी अनुज यादव हमारे साथ में पूर्णिया से ही मौजूद हैं। अनुज, क्या वो बड़ी वजह है, क्योंकि पूर्णिया के बारे में कहते हैं कि कागजों पे बहुत सी योजनाएं पास हुई हैं और चल भी रही हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जमीन पे तो नजर नहीं आती। कम से कम ये बात आपकी रिपोर्ट से भी साफ तौर पर झलक के आती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 7 में से 4 विधानसभा की सीटें यहाँ भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के पास हैं, 2 सीटें जेडीयू के पास हैं। इस लिहाज से हम एक कांग्रेस के पास है। इस लिहाज से देखें तो यहाँ जब हम जनता के बीच में गए तो इस तरह के आरोप जनता ने लगाए कि शुरू के जो 5 साल थे उनमें जब भाजपा के साथ गठबंधन था उस समय तो जेडीयू ने यहाँ पर काफ़ी परियोजनाएं यहाँ पर बनाई, योजनाएं बनाई, लेकिन बाद के 5 सालों में उसको अनदेखा कर दिया गया और एक कहें तो यहाँ इस इलाके पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर यहाँ की सरकार के द्वारा इस तरह की बातें लोगों का कहना है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कल हमने कटिहार ज़िले की बात की थी, आज हम पूर्णिया की बात कर रहे हैं। ये कृषि के क्षेत्र में सबसे उपजाऊ इलाका है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देश के बाकी राज्यों में जितनी फसलें होती हैं, चाहे मक्के की बात करें, गन्ने की बात करें, जूट की बात करें, धान की बात करें, सभी कुछ यहाँ पर पैदा होता है। लेकिन किसानों की हालत मजदूरों के जैसी। उसका सबसे बड़ा कारण है किसी भी तरह का कोई बाजार उनके लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। महानंदा और कोसी जो नदी है वो हमेशा यहाँ पर कहर लेकर आती है और उसके लिए आज तक कोई परियोजना नहीं बनी, कोई बांध यहाँ पर नहीं बने। तो हम कह सकते हैं बांध के लिए कोई प्रबंधन यहाँ कोई नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से उपेक्षा का ये पूर्णिया जो है वो रहा है जिला।
आर्यन। बिल्कुल, एक राजनीतिक उपेक्षा का शिकार के तौर पे आप पूर्णिया का बता रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की अगर हम बात करें तो कुछ आंकड़े जो कि राजनीतिक आंकड़े हैं वो कहानी बयां करते, जरा उस पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सियासत किस तरीके से पूर्णिया में लगातार साल दर साल बदलती रही है। अगर आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कुल मतदाता वर्तमान में 18,59,000 के आसपास हैं। तो पूर्णिया जिले के आप देख रहे हैं जिनमें से लगभग 10 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं, तो लगभग 9 लाख के आसपास महिला मतदाताएं भी हैं। हालांकि महिलाएं ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ के बिहार में हमने देखा मतदान के लिए घरों से निकल के आते हैं। कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से अमौर, बायसी, उन 7 विधानसभा सीटों में से कसबा तीसरी विधानसभा सीट है, बनमखरगी सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिहाज से, रुपौली है और धमदाहा है, ये महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। और पूर्णिया जिसके नाम पे इस ज़िले को जाना भी जाता है वो भी अपने आप में जो शहरी इलाका है वो। और यहाँ के अगर हम 2010 की बात करें तो उस समय यहाँ की कुल सीटों में से 4 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, 2 पर जेडीयू ने, यानी कि उस समय के एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। ये 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2014 में आखिर किस तरीके से लोकसभा वार बढ़त देखने को मिली है, तो जेडीयू ने यहाँ पे 5 सीटों पे बढ़त हासिल की थी, जबकि 2 पर कांग्रेस बढ़त हासिल करती नजर आई थी। तो ये अपने आप में एक राजनीतिक तस्वीर यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रही है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश जी, अगर पूर्णिया की हम बात करें तो यहाँ पे भी कमोवेश वही सब चीजें देखने को मिलती है, संभावनाएं बहुत हैं लेकिन उनका सही प्रकार से इस्तेमाल किया ही नहीं गया। वो राजनीतिक दूरदृष्टि की सोच वो नजर नहीं आती, क्या वो बड़ी वजह? देखिए, आज तो 2 जिले हम चर्चा कर रहे हैं, बक्सर और पूर्णिया, दोनों ही जो हिंदुस्तान के 640 ज़िले हैं जिसमें से 250 सबसे जो कहें कि एक तरह से गरीब और पिछड़े हुए ज़िले हैं उन दोनों ज़िलों में आता है। और इन दोनों ज़िलों को केंद्र से अलग से मदद मिलती है यहाँ के विकास के लिए। और ये दोनों ही जिले, अगर सचमुच कहें कि बिहार में जो 38 ज़िले हैं उसमें से 36 ज़िले ऐसे हैं जो सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं हिंदुस्तान के, उसमें पूर्णिया भी है और बक्सर भी है। तो ये एक दुखद स्थिति बयां करती है। और जहाँ तक विकास की बात है, चाहे सड़क हो, चाहे जल प्रबंधन की बात हो या कृषि की बात हो, जैसे कि आपके संवाददाता ने बताया कि जो कृषि से जो भी उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद, उनके विपणन की पूरी ढंग की व्यवस्था नहीं है, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। उसके कारण किसानों को दिक्कत होती है कि बाजार उपलब्ध नहीं है, कहाँ ले जाएं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसके लिए अगर राज्य की तरफ से कोई पहल की जाए और एक सही ढंग से कोई कोऑपरेटिव बना के उसके लिए व्यवस्था की जाए तो ये भी हो शायद अपने आप में बिल्कुल तरीके से हो सकता है, लेकिन वो सोच की ही कमी साफ तौर पे नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में पूर्णिया जिले की जो जनता है उसके क्या कुछ मुद्दे हैं, जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बिजली उजली, सड़क, रोड, बेरोजगारी, यही सब है। बेरोजगारी तो बढ़िया रहा है, घट कहाँ रहा है सर। जो प्रॉपर पूर्णिया की बात है, वहाँ ड्रेनेज, रास्ता ये बहुत ज़रूरी है। ये लोकल लेवल के जो माने गली मोहल्ले के जो रास्ते हैं, वहाँ रास्ता तो है, ड्रेन नहीं है। कहीं अगर ड्रेन है तो रास्ता नहीं है। पुल होना चाहिए, गांव जहां गली गच्चों में है उसको सड़क होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। ये सब साधन की काफ़ी अभाव है। सड़क, बिजली और जल की समस्या है। क्राइम बहुत बढ़ गया है पूर्णिया में। सबसे पहला मुद्दा यही है कि क्राइम को कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा डेवलपमेंट क्या है कि कहीं ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज की समस्या है। और तीसरा है कि शिक्षा का भी कमी है। क्राइम भी बढ़ते जा रहा है और हर जगह छेड़खानी होते जा रहा है। ये सब तो कमाई नहीं है आज तक। नहीं के बराबर जहाँ एजुकेशन है लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए युवक सड़क पर टहल रहा है। मेरे विद्यार्थी लोग तो बहुत पढ़ लिख के भी बेरोजगार बहुत है। यहाँ पे बड़ा बड़ा वैसा फैक्ट्री खुले जो मेरे बेरोजगार लोग सब उसमें काम कर सके। हमारे इलाके में सबसे पहले तो रोड की व्यवस्था होना चाहिए घर घर। इसके बाद स्कूल की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, जो कि अभी टीचर जो बहाली हुए हैं वो सब अच्छा से पढ़ा नहीं पाते हैं। नेता आज बोल के गए फिर तो ओझल हो जाते हैं। उनके बाद फिर जब इलेक्शन आती है तो फिर वो लोग सारे पहुंचते हैं कि हमारा साथ दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। मगर ऐसा तो कोई आज तक देखे भी नहीं, समझे भी नहीं कि हाँ कोई आकर के दोबारा भेंट किया हो या मुलाकात किया हो। ये जो दावा करता है उसके अनुसार काम नहीं करता है। एक बार भी चुनाव के बाद, चुनाव तक तो जरूर 1 महीना 2 महीना लोग आता है
कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो कभी दर्शन भी नहीं देता है। कब भी दर्शन देता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए कि कम से कम 100 घर में चूल्हा जल पाए, कोई एक अच्छा इंडस्ट्री प्लांट। और एजुकेशन के मामले में पूर्णिया कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग में अगर आप रोड कम्युनिकेशन देखें तो ऑन एन एवरेज ठीक है, बाद बाकी ट्रेन कम्युनिकेशन कुछ नहीं है। अनुज, क्या वो वजह है कि अपराध के बढ़ने की भी आवाजें अब लगातार लोगों से सुनाई पड़ रही लगी हैं? खासतौर से महिलाएं भी इस बात का जिक्र कर रही, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि अब तो जंगल आज खत्म हो चुका है। देखिए आरेंद्र, अगर हम शहरी इलाके को छोड़ दें पूर्णिया के, आप गांवों के अंदर जाइए, 200 गांवों के ऊपर एक एक थाना है और वहां भी जितना स्टाफ होना चाहिए था वो स्टाफ नहीं है। बंगाल से सीमा मिलती है, लोग अपराध करते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ा है, शायद ही किसी जिले में बढ़ा होगा। अपराध एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस तरह हमारे मेहमान जो स्टूडियो में हैं वो भी बता रहे थे कि कमोबेश आप किसी भी जिले में जाइए, बुनियादी वही समस्या निकल कर सामने आएंगी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को चाहिए जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें मैं पीने के पानी की बात करूंगा, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है, पानी भरा रहता है, चारों तरफ बीमारियां फैलती हैं, स्वच्छ पानी नहीं मिलता। परिवहन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ निजी बसें यहां पर चलती हैं जो मनमाना पैसा वसूलती हैं। दिल्ली से अगर आपको पूर्णिया आना है तो आपके पास ट्रेन है, लेकिन पूर्णिया से अगर आपको पटना जाना है तो एक भी लोकल सवारी आपको नहीं मिलेगी, ट्रेन नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि बुनियादी सुविधाओं में भी जो ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, वो भी पूर्णिया के लोगों को नसीब नहीं हो पाई हैं और शायद इसी वजह से पूर्णिया जो देश के जरूरतें हैं कम से कम वही मैसर नजर नहीं आ रही। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप करें सत्यप्रकाश जी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, यहाँ के लोगों को पलायन ही करना पड़ रहा। लगातार कहा जा रहा था कि बिहार में अब पलायन कम होता जा रहा है, लेकिन ये तो तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। देखिए, पलायन ये यहाँ की नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये पूरे बिहार की स्थिति है। वहाँ मजदूर पलायन कर रहे हैं और मजदूरों के अलावा जो विद्यार्थी हैं बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। और जो दिल्ली आते हैं खासकर, वो उन्होंने दिल्ली का विकास देखा है और बाकी राज्यों में भी जो गए हैं वहाँ का विकास देखा है और फिर वही चीज़ वो वहाँ चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है कि उस इलाके में जो अपराध की समस्या है, एक चीज़ मैं बता दूं कि इस इलाके में 2 कारण से अपराध की बात है। एक तो ये सीमा से सटा हुआ है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि कहें कि बांग्लादेश की भी दूरी बहुत नहीं है। और पूरे सीमांचल में जिस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या हुई है और जिस तरह से डेमोग्राफिक जो चेंजेज हुए हैं, उसके कारण ये बहुत बड़ी समस्या रही है। एक और दूसरी बात, ये पूर्णिया जो है, यहाँ अभी तो वहाँ पे ये सांसद इसके जनता दल यू के हैं, लेकिन पूर्णिया से पहले, इसके पहले पूर्णिया से पप्पू यादव भी जीत चुके हैं। और पप्पू यादव हम सबको पता है कि वो एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। और पूर्णिया के जो स्थानीय विधायक थे कभी, वो उनकी हत्या के आरोप में इन पे बहुत दिन तक मुकदमा भी चला था। तो चूंकि इस इलाके में बाहुबली लोग भी हैं, तो उसके कारण भी जो अपराध विकास लंबे समय तक बिल्कुल बाधित रहा है अपने और अपराध को बढ़ावा मिला। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज आप कह रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इतना ही है, तो अपने दोनों सहयोगी जो कि शैलेंद्र और अनुज हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हम आपका भी शुक्रिया करेंगे सत्यप्रकाश जी, हमारे साथ आपने जुड़े और तमाम विषयों पे अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार के महासंग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन जिला बिहार के माध्यम से हम लगातार हर जिले की जमीनी हकीकत को आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला बिहार